हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, बेलमेंट और प्लेज कर लिया हुआ है। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। सिर्फ प्लेज के केस में क्या था, जो प्लेजर ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है, ठीक है। इस कारण वो एज ए सिक्योरिटी अपनी चीज़ रखता है। और बेलमेंट में क्या था, वो एज ए किसी पर्पज़ के लिए, जैसे किसी रिपेयर के लिए चीज़ रखी है, या फिर विदाउट किसी कंपनसेशन के अपने फ्रेंड को बुक पढ़ने के लिए दे देता है। ये दोनों टॉपिक हमने बहुत डिटेल में कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो थोड़ा माइंड में आ जाते हैं कि क्या जो प्लेजर है वो ओनर ही होना चाहिए उस गुड्स का। जैसे कि मैंने अपनी चीज़ बैंक के पास गिरवी रखी है, एज ए लोन लिया है उसके बदले, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो ओनर ही होऊंगा। केवल ओनर ही अपनी चीज़ बैंक के पास क्या रख सकता है, गिरवी रख सकता है। मैं किसी और की चीज़ थोड़ी गिरवी रख सकती हूँ। तो इस चीज़ को और कुछ पॉइंट्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि जनरल रूल तो क्या बनता है, ये केवल ओनर ही, जो प्लेजर है ना, वो ओनर ऑफ द गुड्स होता है। वो प्लेजर के पास क्या रखता है, एज ए सिक्योरिटी रखता है। तो प्लेजर क्या होना चाहिए, उस चीज़ का क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, ठीक है। यदि मैंने बैंक से लोन लिया है, तो यदि मैंने गोल्ड वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी रखना है, तो उस गोल्ड का मैं क्या होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए। मैं कौन हूँ, प्लेजर हूँ। तो प्लेजर क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स हु हैज़ द राइट टू प्लेज द गुड्स, केवल ओनर ही रख सकता है। वेयर द प्लेजर है वॉज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, यदि प्लेजर क्या है, वो ओनर नहीं है, तो वो वैलिड प्लेज नहीं माना जाएगा। तो वैलिड प्लेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो वैलिड प्लेज के लिए जरूरी है जो प्लेजर है वो क्या होना चाहिए, गुड्स का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ठीक है। पर्सन बाय नॉन ओनर, पर्सन बाय नॉन ओनर मतलब कि ऐसा पर्सन जो ओनर नहीं है पर फिर भी एज ए प्लेजर का काम करता है। ए पर्सन हु इज़ नाइदर द ओनर, ओनर नहीं है, नॉर हैविंग द अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर फॉर प्लेजिंग द गुड्स, उसके पास, ओनर के पास से अथॉरिटी भी नहीं है कि वो एज ए प्लेजर का काम करे, बट हैविंग द पोजेशन, तभी तो रखेगा ना गिरवी, यदि उसके पास क्या है, पोजेशन विद द ओनर कंसेंट। पर पोजेशन है, जो उसने पोजेशन रखी हुई है अपने पास, उसमें ओनर की कंसेंट है, जिसने मालिक की क्या है, कंसेंट है, जिसके कारण मैंने वो पोजेशन मेरे पास है, कैन मेक ए प्लेज। एंड मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास ऐसी चीज़ है, जिसमें ऐसी चीज़ जो मैंने पोजेशन रखी हुई है, लेकिन जो ओनर है उसकी रजामंदी से मैंने पोजेशन रखा हुआ है, उसकी रजामंदी से क्या रखा हुआ है, पोजेशन रखा हुआ है, ठीक है। और मैं उसको क्या कर देती हूँ, एज ए गिरवी रख देती हूँ, तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इस केस में, पर नॉर्मली केस क्या होता है कि सिर्फ ओनर ही गिरवी रख सकता है, नॉन ओनर गिरवी कोई किसी की भी चीज़ नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज। एक्सेप्शन टू द रूल मतलब कि हम कहते हैं कि अभी तक ये कहते हैं कि सिर्फ ओनर ही क्या रख सकता है, गिरवी रख सकता है। पर इस केस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ओनर के अलावा भी एज ए प्लेजर का काम कर सकता है। कौन कौन कर सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि सबसे पहले है आपके सामने, ये है प्लेज बाय मर्केंट एजेंट। जैसे कि आपको पता है कि मर्केंट एजेंट क्या होता है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 178। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है जो मर्केंट एजेंट की, वो दी हुई है अंडर सेक्शन 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दी गई है। इसको डिटेल में हम उस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अच्छे से कराना है। तो वहाँ पर मर्केंट एजेंट की डेफिनेशन दी हुई है, क्या होता है, चलो यहाँ पर नहीं करूँगी। तो एजेंट होता है, ठीक है। तो यदि मर्केंट एजेंट भी एज ए प्लेजर, ओनर नहीं है लेकिन उसके पास पोजेशन है, और जो पोजेशन है उसके पास मालिक के ने उसको अधिकार दिया हुआ है एज ए पोजेशन का, वो एज ए यदि प्लेजर का काम करता है, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक। लेकिन वो ओनर नहीं है गुड्स का, अंडर सेक्शन 178 विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। उसने जो, उसके पास जो पोजेशन है गुड्स का अपने पास रखी हुई है, उसमें कंसेंट किसकी है, ओनर की है। हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, मतलब कि उसके पास पोजेशन है, तभी तो रखेगा ना गिरवी यदि चीज़ें हैं। ही इज एक्टिंग इन द ऑनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज ए मर्केंटाइल एजेंट। उसका काम ही है, उसका बिजनेस ही है, वो क्या काम करता है, मर्केंटाइल एजेंट का काम करता है। और पोनी, पोनी मतलब जिसके पास हमने गिरवी रखी हुई है, चीज़ सिक्योरिटी रखी हुई है, उसका गुड फेथ है, किस पर, मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर गुड फेथ है। और पोनी हैज़ नो नॉलेज दैट द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू प्लेज, उसको ये विश्वास है, पोनी को, पोनी जिसके पास हमें गिरी कि मर्केंट एजेंट के पास अधिकार है, वो एज ए प्लेज कर सकता है, एज ए सिक्योरिटी चीज़ रख सकता है, पोनी ये विश्वास करता है, ठीक है। और ये मर्केंटाइल, इसका यही बिजनेस है, ठीक है। और उसने ओनर की कंसेंट से वो चीज़ अपने पास पोजेशन रखा हुआ है। तो इस केस में यदि मर्केंटाइल एजेंट यदि प्लेजर का काम करता है, एज ए सिक्योरिटी किसी के पास रखता है, तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में मर्केंटाइल एजेंट वो एक ओनर नहीं है, ये आपने ध्यान रखना, वो ओनर नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं हम, प्लेज बाय पर्सन इन द पोजेशन अंडर ए बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 178A। जैसे बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने यूनिट 1 में पूरा डिटेल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर लिया है, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये बेसिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ABC है। यदि आपने वो अच्छे ढंग से कर लिए तभी आपको ये टॉपिक समझाएंगे। बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यदि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे कि आपको पता ही है बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें कि हमने किसी पर्सन की कंसेंट कैसे ली हुई है, क्वेश्चन के लिए है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है, फ्रॉड से ली है, या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली है, या चारों चीज़ों से ली है, या इनमें से किसी एक चीज़ के कारण हमने किसी पर्सन की क्या ली हुई है, कंसेंट ली हुई है। क्या ली हुई है? कंसेंट ली हुई है। तो उस केस में तो मेरे पास क्या आ गया है, पोजेशन ऑफ द गुड्स आ गई हुई है, पोजेशन ऑफ द गुड्स आ गई हुई है। और बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं क्या बन गया हूँ, उस चीज़ का क्या बन गया, ओनर बन गया हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं आगे जाके उसी चीज़ को एज ए सिक्योरिटी रख देता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीद ली है, किसी के दबाव में आकर ले ली है ना, तो वो बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट दबाव में आकर ले ली है, और मैंने वो चीज़ आगे गिरवी रख दी है एज ए सिक्योरिटी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हैज़ द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर ए बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास चीज़ का पोजेशन है, मैं कौन हूँ? पॉनर हूँ, मेरे पास उस चीज़ का पोजेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन अवॉइडेड बिफोर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है। द पौनी को मेरे पर विश्वास है, मैं पोनर हूँ, और पोनर हैज़ नो नॉलेज दैट द प्लेज हैज़ नो राइट टू प्लेज, उसको विश्वास है कि मेरे पास अधिकार है, मैं उसको गिरवी रख सकता हूँ, है ना। तो मतलब कि यदि बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास कोई चीज़ आ गई है, तो और मैं उसको चीज़ को एज ए सिक्योरिटी आगे रखता हूँ, तो वो क्या मानी जाएगी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना। नेक्स्ट है हमारा प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ए लिमिटेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 179। पोनर का क्या है? लिमिटेड इंटरेस्ट है। वेयर ए पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट, लाइक ए पर्सन हैविंग ए लेन ओवर द गुड्स और ए फाइंडर ऑफ गुड्स में प्लेज द गुड्स बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट। जैसे कि मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ना, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे कि आपको फाइंडर ऑफ गुड्स मैंने आपको समझा दिया है। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है कि उसको यदि उसको कोई रास्ते में कोई चीज़ मिल जाती है, और उसको क्या अधिकार होता है, वो उसके ओनर को ढूंढे और वो चीज़ उसको वापस कर दे, और साथ में उसके पास क्या अधिकार होता है, वो उस पर जो भी उसको ओनर को ढूंढने में जितने भी खर्चे हुए हैं, उस चीज़ को मेंटेन करने में जितने भी खर्चे हुए हैं, वो किससे ले ले? ओनर से ले ले। यदि ओनर वो चीज़ नहीं देता है, पैसे नहीं देता, तो तभी वो अपने पास चीज़ रख सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है। यदि फाइंडर ऑफ द गुड्स मतलब जो उसने खर्चे कर दिए 2000 तक कर दिए, ये सारी चीज़ों के लिए यदि उसको ओनर मिल जाता है, ठीक है, तो उसने उससे कितने पैसे लेने थे? 2000 लेने थे, ठीक है। अब उसके पास क्या अधिकार है? ओनर अभी मिला नहीं है, तो वो क्या करता है, 2000 की एज ए उसको उस चीज़ को क्या मान लेता है, क्योंकि उसने ओनर से कितने पैसे लेने हैं? 2000 पे लेने ना, तो उस चीज़ को 2000 रुपये में मानकर एज ए सिक्योरिटी रख देता है, ठीक है। तो कितना रख सकता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ में, उसकी चीज़ में इंटरेस्ट कितना है, एक्सटेंड टू, उसका इंटरेस्ट 2000 तक की है, तो 2000 तक का वो जैसे प्लेजी के पास एज ए सिक्योरिटी रख सकता है, ठीक है। जब रियल ओनर आएगा तो वो उससे चीज़ ले लेगा 2000 दे के, वो तो मैं मतलब कि मैं एज ए सिक्योरिटी कितने अमाउंट तक एज ए सिक्योरिटी दे सकती हूँ उस चीज़ को? 2000 तक, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहीं तक है। तो मुझे लगता है ऐसे समझ गए होंगे आप ना, ठीक है। मतलब कि जो फाइंडर है वो जितना उसको लेने का अधिकार है वो रियल ओनर से, है ना, उतने ही अमाउंट की वो एज ए सिक्योरिटी किसके पास रखता है? प्लेजी के पास रख सकता है, ठीक है। ये लेकिन वो ओनर तो है नहीं है ना, हमारा टॉपिक यही है ना, यहाँ ओनर नहीं है फाइंडर, तब भी वो उतने इंटरेस्ट तक उसको एज ए गिरवी चीज़ रख सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। प्लेज बाय को ओनर इन द पोजेशन, को ओनर इन द पोजेशन मतलब जब हमारे पास प्लेजर किसी चीज़ के जो ओनर है, जो हमने गिरवी रखी है, जैसे सोना ही बैंक के पास गिरवी रखी है, उसके बहुत सारे ओनर हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ओनर भी गिरवी रख सकता है, एक ओनर भी एज ए सिक्योरिटी रख सकता है। वन ऑफ द सेवरल को ओनर, जैसे मैंने मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे ओनर है, हैज़ द पोजेशन, जो पर्सन गिरवी रख रहा है एज सिक्योरिटी, उसके पास उस चीज़ का क्या है? पोजेशन है। पोजेशन होगा तभी रखेगा ना, विद द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर। उसके पास जो पोजेशन है, जैसे 4 भाई हैं तो एक के पास पोजेशन पड़ा हुआ है, विद द दूसरों की कंसेंट से उसके पास पोजेशन है। और जो जिसके पास हमने गिरवी रख रहे हैं, बैंक के पास रख रहे हैं, तो बैंक वाले का हम पर विश्वास है, वो उसको है कि मेरे पास अधिकार है, मैं उस चीज़ को एज ए सिक्योरिटी रख सकती हूँ, ठीक है। तो प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन मतलब कि यदि चारों में से एक भी ओनर है,
तो वो दूसरों की सहमति से उस चीज़ को भी एज ए सिक्योरिटी आगे रख सकता है। ठीक है, हमारा 5th पॉइंट है प्लेज बाय सेलर और बायर इन द पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल और बिफोर अंडर सेक्शन 30 ऑफ सेल गुड्स एक्ट 1930। मैं आपको इसको डिटेल में कराती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्लेज बाय सेलर। सबसे पहले बताइए सेलर का पोजेशन और बाय का सेलर। मैं पहले आप ये देखना, सेलर कब तक ओनर रहता है, जब तक वो चीज़ बिक नहीं जाती। जैसे चीज़ बिकी, ओनर कौन बन गया, बायर बन गया। ठीक है, बायर कब ओनर बनता है, जब उसने चीज़ खरीद ली। चाहे यहाँ पर ये मतलब नहीं है चीज़ किसके पास पड़ी हुई है, पोजेशन किसके पास है। हो सकता है जैसे मैंने चीनी खरीदी है ना, और चीनी मैंने खरीद की, पेमेंट भी कर दी, मैं बाद में उठाता हूँ, तो मतलब कि मेरा पोजेशन किसके पास है, दुकानदार के पास है, पर ओनर कौन हूँ, मैं हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेलर ने चीज़ बेच दी है ना, तो ओनरशिप तो बायर के पास चली गई है, पर पोजेशन किसके पास है, सेलर के पास है ना। बायर ने भी चीज़ खरीद ली है, अभी खरीदी नहीं है, बायर ने क्या किया, दूसरा कंसेप्ट क्या आ गया, बायर ने कहा कि मैं चीज़ खरीद लूँगा, शाम को आके खरीद लूँगा। ठीक है, शाम को आके मैं खरीद लूँगा, मैं चीज़ घर ले जाता हूँ, है ना, शाम को फाइनल कर दूंगा। चीज़ किसके पास चली गई है, बायर के पास चली गई है, वो घर ले गया है। ठीक है, लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है क्योंकि उसे वो फाइनल डीलिंग नहीं की है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, दोनों समझ गए। इस सेलर हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स, सेलर के पास क्या है, पोजेशन है, लेकिन आफ्टर सेल। अब ओनर कौन है इस केस में, बायर है। तो और बायर, मैं इसी कंसेप्ट को समझाती हूँ। सेलर के पास चीज़ है पर ओनरशिप चली गई है, बायर के पास चली गई है, और बायर की कंसेंट से पोजेशन किसके पास है, सेलर के पास है ना, बायर की कंसेंट से। तो सेलर ने क्या किया, उसको एज ए आगे सिक्योरिटी पर रख दिया, तो वैलिड कंट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, ओनरशिप सेलर के पास नहीं है। दूसरा केस, बायर हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स, जैसे वो घर पर ले गया। ठीक है, लेकिन अभी उसने सेल कंप्लीट नहीं की। ठीक है, सेल की जो कंडीशनें कंप्लीट नहीं की है, तो ओनर कौन अभी सेलर है, और बायर के पास अभी सिर्फ पोजेशन है। तो इस केस में यदि बायर उस चीज़ को एज ए सिक्योरिटी आगे रख देता है और सामने वाला पौनी उस पर विश्वास करके ये कहते हैं कि उसके पास अधिकार है एज ए सिक्योरिटी रखने का, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इन दोनों के केस में, सेलर के केस में बायर, बायर के केस में सेलर, उसकी कंसेंट से उसने वो चीज़ एज ए पोजेशन रखी हुई है। ठीक है, पोनी ने उस पर खुद विश्वास किया है। पोनी हैज़ नो नॉलेज दैट द प्लेजर हैज़ नो अथॉरिटी टू प्लेज। ठीक है, तो पोनी को कोई नॉलेज नहीं है उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, वो उसको विश्वास कर लेता है कि पोनर के पास अथॉरिटी है उस चीज़ को गिरवी रखने के लिए। उसके पास तो सिर्फ पोजेशन ही है, लेकिन उसके पास अभी ओनरशिप नहीं है, क्योंकि सेलर ने ओनरशिप दे दी हुई है, बायर ने अभी ओनरशिप ली नहीं है, तभी उसने गिरवी रख दी है। तो मुझे लगता है आप समझ गए, नहीं समझाएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता देना मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब ओनरशिप नहीं है लेकिन पोजेशन है, तो उस केस में पोजेशन मतलब मेरे पास है और मैं उसको आगे एज ए सिक्योरिटी दे देती हूँ, और सामने वाला मेरे पर विश्वास करके ले लेता है, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने जिसको क्या पॉइंट रखे, मैंने वो पॉइंट आज डिस्कस किया आपके साथ, जिसमें जो पर्सन है वो ओनर नहीं है फिर भी एज ए पोनर का काम कर रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे मर्केंटाइल एजेंट अंडर सेक्शन 178, वो ओनर नहीं है लेकिन वो एज ए सिक्योरिटी चीज़ें रख रहा है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक ऐसा पर्सन जिसके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओनर है, ठीक है, और वो उसको एज ए सिक्योरिटी रखता है, तब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यदि जैसे फाइंडर ऑफ द गुड्स है, उसका जहाँ जिस अमाउंट तक इंटरेस्ट है उतनी अमाउंट तक वो एज ए सिक्योरिटी चीज़ वो क्या रख सकता है, गिरवी रख सकता है, अंडर सेक्शन 179 सिक्योरिटी रख सकता है। प्लेज बाय कोनर इन पोजेशन, यदि एक ओनर भी उसको एज ए सिक्योरिटी रख सकता है। और हमारा लास्ट टॉपिक था प्लेज बाय सेलर, प्लेज बाय बायर इन द पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल और बिफोर सेल। ठीक है, ये मैंने सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपने इन सारे टॉपिकों को अच्छे से कर लेना। ये क्या टॉपिक था, ये हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि आज तक हमारा जनरल रूल यही है कि ओनर ही अपनी चीज़ को एज ए सिक्योरिटी रख सकता है, लेकिन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया यदि वो ओनर नहीं भी है तो इन ये सारी कंडीशनें, जब 5 पॉइंट है जिसमें वो बंदा पर्सन ओनर नहीं भी है वो भी एज ए सिक्योरिटी रख सकता है। लेकिन आपने बोला एक पॉइंट मैंने आपको कराया ना, आपको गुड को ओनर, उसमें ओनर है पर पूरा थोड़ी ओनर है, 4 ओनर है, तो तब भी वो पूरी की पूरी चीज़ एज ए सिक्योरिटी रख सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना।